बंगाल की स्थायी भूमि कर व्यवस्था। बंगाल की स्थायी भूमि कर व्यवस्था। कॉर्नवालिस की नियुक्ति के समय उसे आदेश मिले थे कि वह भारत में भूमि कर व्यवस्था का ऐसा हल निकाले जिसे कंपनी तथा कृषक दोनों के हितों की रक्षा हो सके। उसने प्रथम कार्य यह किया कि बंगाल में प्रचलित भूमि का अध्ययन किया। बहुत देर तक वाद विवाद हुआ, जिसमें राजस्व बोर्ड के प्रधान सर जॉन शोर, अभिलेखपाल जेम्स ग्रांट तथा गवर्नर जनरल ने प्रमुख रूप से भाग लिया। प्रमुख रूप से 3 प्रश्न थे। जमींदार अथवा कृषक में से किसके साथ व्यवस्था की जाए। दूसरा, शासन का भूमि की उपज में क्या भाग होना चाहिए। तीसरा, क्या व्यवस्था कुछ वर्षों के लिए हो। जमींदार को कर संग्रहकर्ता अथवा भूमि का स्वामी माना जाए। इस प्रश्न पर जॉन शोर तथा जेम्स ग्रांट के विचार विपरीत थे। शोर उसे भूमि का स्वामी स्वीकार करता तथा उसे निश्चित भूमि कर ही देना है। अतएव वह सारी भूमि को अपने बच्चों को बपौती के रूप में दे सकता है, उसे गिरवी रख सकता है अथवा बेच सकता है। शोर के अनुसार यह स्थिति उत्तर मुगल काल से चली आ रही थी। ग्रांट के अनुसार समस्त भूमि सरकार की है तथा जमींदार केवल उसकी ओर से भूमि कर संग्रह करता है। कॉर्नवालिस स्वयं इंग्लैंड का एक जमींदार था तथा वह शोर के विचार से सहमत था। दूसरी ओर कंपनी के अधिकारियों के पास इतनी क्षमता तथा प्रशासनिक अनुभव भी नहीं था कि वह कृषकों के साथ सीधे भूमि कर व्यवस्था स्थापित कर सकें। जमींदारों से ही व्यवस्था करने की सोची। जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया तथा 1790 में उनसे 10 वर्ष की व्यवस्था कर दी गई। यही व्यवस्था 1793 में स्थायी कर दी गई तथा उनके उत्तराधिकारियों को शाश्वत रूप में इसी दर से भूमि कर देना होगा। भूमि के लगान का 8/9 भाग कंपनी को देना था तथा 1/9 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। जमींदारों को अपने पास रखना। राजनीतिक रूप से कॉर्नवालिस को आशा थी कि स्थायी व्यवस्था एक ऐसे राजभक्त जमींदारों की श्रेणी उत्पन्न कर देगी जो कंपनी की हर प्रकार से रक्षा करने का प्रयत्न करेंगी, क्योंकि कंपनी में उनके अधिकारों को सुरक्षित किया है। जैसे 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड के गठन के पश्चात एक प्रभावशाली वर्ग ने विलियम तृतीय को समर्थन दिया। इस प्रकार कंपनी को भी इन प्रभावशाली व्यक्तियों का समर्थन मिला। 1857 के विद्रोह में बंगाल के जमींदार सरकार के साथ रहे।
सामाजिक रूप से आशा की गई थी। जमींदार कृषकों के प्राकृतिक नेताओं के रूप में कार्य करेंगे तथा यह जमींदार विद्या के प्रसार तथा अन्य समाज सेवा कार्यों में मार्गदर्शन करेंगे। हानियाँ। व्यवस्था की आरंभिक वर्षों में जो कुछ भी लाभ हुए सो तो वह संभव है, परंतु शीघ्र ही यह व्यवस्था उत्पीड़न तथा शोषण का साधन थी। इसमें ऊपरी स्तर में सामंतवाद तथा निम्न स्तर में दास कृषि उत्पन्न हुई। बहुत से लाभ केवल छाया के रूप में ही रहे, वास्तव में नहीं। वित्तीय दृष्टिकोण से शासन को दीर्घकाल में बहुत घाटा रहा। स्थायी भूमि कर को निश्चित करते समय भूमि तथा उत्पादन के भावी मूल्य बढ़ाने की ओर ध्यान नहीं दिया गया, और जब कृषि योग्य भूमि तथा उत्पादन के मूल्य कई गुना बढ़ गए तो सरकार को कोई अतिरिक्त धन नहीं मिला। इस व्यवस्था से बंगाल की आर्थिक उन्नति कम हो गई। अधिकतर जमींदारों ने भूमि सुधार की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, वे केवल अधिकतम किराया प्राप्त करने में लगे थे। कृषकों को हर समय बेदखली का भय एवं उन्हें भी भूमि सुधार के लिए कोई प्रेरणा नहीं थी। आरंभिक वर्षों में तो जमींदारों को भी बहुत कठिनाई हुई। सरकार का उपज में भाग अत्यधिक था। इसके अतिरिक्त कर संग्रह करने का ढंग बहुत कड़ा था। जमींदारों को निश्चित दिन के सूर्यास्त से पूर्व कोष में धन जमा करना पड़ता था। अन्यथा उनकी भूमि जब्त कर ली जाती थी। यह सूर्यास्त का नियम ऐसा था कि जिसके कारण कई जमींदारों को अल्पकालिक कठिनाइयों के लिए बहुत से कष्ट उठाने पड़े। 1797-98 में लगभग 17% जमींदारों की भूमि नीलाम हो गई। यह नियम इतना कठोर था कि एक समय में इन नीलामियों में कोई भी व्यक्ति बोली देने वाला नहीं था। इन नए नए जमींदारों के कारण कृषकों की व्यवस्था और भी दयनीय हो गई। अंत में हम यह कह सकते हैं कि यदि यह व्यवस्था 40 अथवा 50 वर्ष के लिए कर दी जाती तो ये सभी लाभ जो कंपनी ने सोचे थे उसे मिल जाते। धन्यवाद। आज लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। यह लेक्चर IAS, PCS, SI, नेट, JRF, TGT, PGT अन्य तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत लाभकारी है।